नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार और उनके पूरे के पूरे कुनबे के लिए गले की हड्डी राहुल गांधी बने हुए हैं। और वो बार बार इस तरीके से घेरते हैं कि सरकार, मोदी जी और कुनबा पूरा तिलमिला जाता है। और जुगतबाजी बार बार यही होती है कि कैसे राहुल गांधी को खामोश किया जाए या उनकी जो धार है उसे कम किया जाए। तो नित नए प्रयास, नित नई कोशिशें होती हैं। और ये जुगतबाजी आज से नहीं, लंबे वक्त से की जा रही है, हो रही है। और बीच में तो ये भी देखा गया कि जो मोदी भक्त हैं उन्हें जुबान काटने जैसे फरमान जारी किए गए और ना जाने क्या क्या किया गया। लेकिन राहुल गांधी हैं जो थमने का नाम नहीं लेते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और बेबाक तरीके से जो सच है या जो मसले, मुद्दे, मामले देश के समक्ष जाना चाहिए, वो अपने स्तर पर कोशिश करते रहते हैं, उठाते रहते हैं। और इसके पीछे कुछ भी करते रहे, कुछ भी कोशिश हो, वो भी देश ने देखा था कि जब उनकी जो संसद सदस्यता है वो चली गई थी, उनका वो जो सरकारी घर है, कैसे उन्हें वहां से बेदखल किया गया था सरकार की ओर से। जो जो प्रयास हो सकते हैं करते हैं। और लेकिन जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी रुकते नहीं, थमते नहीं। और अभी राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालने के बाद से जिस अंदाज में सरकार को बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मोर्चों पर घेर रखा है, जवाब नहीं दे पाती है सरकार, तो कोशिश फिर बार बार वही होती कि कैसे नकेल कसी जाए राहुल गांधी पर। और अभी एक मसला बड़ा सुर्खियों में है, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का। ध्यान होगा, ये नया नहीं है। इसके पहले साल 2017 में ये मसला मामला पहली बार आया था सामने। और प्रख्यात एडवोकेट, वकील, जो भी कह लीजिए, और नेता भी, तमाम उनके पास बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे वो रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस मामले को उठाया था, वो गए थे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने उनको बैरंगल हटा दिया था। ये कहा गया था कि ये मसला मामला जो है सुनवाई के योग्य नहीं, उसमें बहुत दम नहीं है। इस तरीके से दिल्ली में उन्होंने कोशिश की थी, हाई कोर्ट में उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अभी ये मसला मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसके बाद से फिर सुर्खियों में ये सवाल उठ रहा है कि सरकार की जो कठिनाइयां, परेशानियां हैं, उसको कैसे राहुल गांधी को काबू में किया जाए, उसका एक प्रयास है। बता दूं अपने दर्शकों को कि जो याचिका करता है, वैसे तो लोगों को जो इस दिलचस्पी रखते हैं वो जानते ही होंगे कि एडवोकेट एस विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका लगाई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 24 अक्टूबर 2024 को पहली बार उस पर सुनवाई हुई थी। और सुनवाई के बाद जो डायरेक्शन दिए थे कोर्ट ने, कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, दरअसल जो ये याचिकाकर्ता मिस्टर शिशिर है, उन्होंने कहा था कि एक लाल पासपोर्ट भी है राहुल गांधी के पास, जैसा वो पहले राहुल गांधी को लेकर जो एस सुब्रमण्यम स्वामी का जो रहा था मसला मामला, तो उसके अकॉर्डिंग वही कुछ दूसरे तरीके से। और वो उस मसले को कोर्ट में रखते हुए उन्होंने ये भी कहीं स्पष्ट किया है कि उनके पास बहुत सारे सबूत और तमाम जो हो सकता था वो सारी चीजें दी गई हैं उनके द्वारा। और कोर्ट ने मांगा है केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि दोहरी नागरिकता का जो मसला मामला है राहुल गांधी का, उसमें उस 19 दिसंबर तक पहले पेश कर दिया है। 3 सप्ताह का समय था, 19 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को नए सिरे से फंसा लिया गया है, क्या उनके समक्ष कठिनाइयां पैदा होने वाली है, क्या उनकी जैसे पहले लोकसभा की सदस्यता ली गई थी, क्या उस लोकसभा सदस्यता में फिर बनने वाली है। और न केवल ये, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि यदि ये मामला साबित होता है, सिद्ध होता है, तो उन्हें नागरिकता जो है उससे भी वंचित किया जा सकता है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, पक्ष हैं, हम अपनी जो डिबेट करते हैं उसमें चलेंगे खास पैनल के पास। जुड़े हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जो लॉयर हैं श्री महमूद प्राचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब, और भी कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आप दोनों का ही स्वागत करूंगा और मैं दर्शकों को स्मरण कराऊंगा कि आप लोगों को देखते हैं। और प्राचा साहब तो निरंतर तमाम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, चाहे वो संविधान से जुड़ी मामले हों, जुड़े मामले हों, उसको रक्षा करने बचाने के, या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण विषय ईवीएम की जो बेईमानियों के जो आरोप हैं, तमाम उस पर आप लड़ रहे हैं। पुनः स्वागत करूंगा सर। और प्राचा सर, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं, ये पूछना चाहूंगा, शायद इस मसले मामले को देखा होगा और सामने भी है, और जिस तरीके से रखा गया है इसे, और जो हम लोगों ने मैंने पढ़ा है उस बारे में, तो ये जो ब्रिटिश सरकार के जो नियम कानून हैं, कायदे हैं, वो उसमें जो यूके का कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 कहता है
कि ये डेटा पब्लिकली तो जारी नहीं हो सकता जो प्रस्तुत किया गया है इलाहाबाद की हाई कोर्ट में। ये जब तक राहुल गांधी खुद ना मांगे तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन ये अब चूंकि आ गया है मसला है, पुनः इस मसले पर कहीं एक राजनीतिक गहमा गहमी और जो उसमें कानूनी पक्ष पहलू है, उसे लेकर क्या आप कहिएगा, क्या आपकी राय है, कैसे देखा जाए, कैसे इसको लिया जाए? महमूद पैचा सर। देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता कि वो राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जान के भी पीछे पड़े हुए हैं और उनकी लिबर्टी, लाइफ सबके पीछे पड़े। तो इसमें मेरे ख्याल से बीजेपी और आरएसएस को दोष देना थोड़ा सा अनुचित है। जो व्यक्ति उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा बना हुआ और मोदी जी ने इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपनी एक जो झूठी इमेज बनाई है और एक पूरा एक चक्रव्यूह रचा हुआ है कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलेगा तो वो जेल चला जाएगा, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ या उनकी बात नहीं मानेगा तो ईडी सीबीआई आ जाएगी। उनके जो एक तरीके से ऑल्टर ईगो हैं अडानी जी, उनको अपना बिजनेस नहीं बेचेगा तो जेल चला जाएगा। अभी एनडीटीवी का आज ही फैसला आया है कि प्रणय रॉय जी और उनके खिलाफ जो मुकदमा जो है बिल्कुल बेकार था, ये ईडी ने स्वयं मान लिया। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी उन्होंने खुशी खुशी, क्योंकि प्रणय रॉय जी थोड़ा बोर हो गए होंगे एनडीटीवी चलाते चलाते, तो उन्होंने कहा अडानी जी आप ले लो प्लीज, हाथ पैर जोड़ के उन्होंने दे दिए। इसी तरीके से एयरपोर्ट मुंबई का, जो जितने पोर्ट्स, जितनी सीमेंट की इंडस्ट्री, सब कोल की इंडस्ट्री, सब लोग जाके अडानी जी को अपना बॉस मान के उनके हवाले जबरदस्ती कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मोदी जी का कोई रोल ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति ने 60% से ज्यादा, आज वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो मोदी जी के पक्ष में वोट देने वाले देश में हैं कितने लोग? 40% भी नहीं है। और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, यानी कि मोदी जी की मुखालफत करने वाले लोग जो है, उनकी जो लीडरशिप करता है, जो क़यादत करता है, वो करता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और फिर वो है मेरे ख्याल से आजकल राहुल गांधी जी। तो मोदी जी के दिल में दर्द ना हो, और दर्द हो तो उसकी दवा वो ऐसी गंदी घिनौनी ना करें जो कि उनका चाल चरित्र और चेहरा रहा है अमित शाह जी का और उनका। हिरेन पांड्या से मैं शुरू करूं, जज लोया से शुरू करूं, तुलसीराम प्रजापति से शुरू करूं, शहाबुद्दीन से शुरू करूं, जो उनके ही शूटर थे, जो एलिगेशन उनपे लगते हैं, तो वो उसका अपने अनुरूप अपनी मानसिकता, निम्न या उच्चतम जो भी मानसिकता है, उसके अनुरूप राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई ना करें, तो ये बात बड़ी अटपटी लगती है। अब जहां तक केस का मसला, 2017 में केस आया, इससे पहले यही जो शिशिर साहब हैं, इन्होंने खुद अपनी पिटीशन डाली थी, विड्रॉ की थी, अब दोबारा डाली है। अब एक चीज है जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, जो चल रही है सिटीजन के इशू पे, मैंने कम से कम डिटेल में काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो आसाम की सिटीजनशिप का एक ढकोसला चला था और एक सिटीजनशिप वाला इशू चला था झारखंड के इलेक्शन में भी, तो मुझे सिटीजनशिप के बारे में और जो सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था उसमें मैं एक मुख्य भूमिका निभा रहा। तो ये, इसको मैंने डिटेल में स्टडी किया और हम लोगों ने तभी बोला था ये मुसलमानों का तो सिर्फ बहाना है, ये किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पे सवाल उठा के उसकी प्रॉपर्टी, उसका नाम, उसका इज्जत सब छीन सकते हैं। तो उन्होंने मेरी बात को पूरी तरीके से अक्षरशः सच किया। देश के जो सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं, उसी की नागरिकता छीनने की कोशिश कर ली। अब लोगों को समझ में आया कि एनआरसी का क्या मतलब था और हम क्यों विरोध कर रहे थे उसका। ये किसी के साथ भी ये काम कर देते, इसलिए ये बात समझने की है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गई एक बात। ये झूठा फरेबी केस है, जैसा झूठा केस जिसमें राहुल गांधी जी को का घर भी छीन लिया गया, मेंबरशिप छीन ली गई जी, जैसा फर्जी केस वो था, उससे बड़ा फर्जी केस ये है। लेकिन सवाल जो बुनियादी है, जिसको मैं मानता हूं, और जो ये ईवीएम की भी लड़ाई हुई है, एक उन्होंने सबसे बुरा काम अब ये कर दिया मोदी जी को, जो सबसे ज्यादा खटक रहा होगा इसमें, जो उनकी जान है जिसमें, तोते में, अडानी से भी ज्यादा, अडानी जी से भी ज्यादा जिस तोते में जान है, अब उसके लिए 26 नवंबर को, यानी 2 दिन पहले, ये ऐलान कर दिया कि उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक लार्ज मार्च स्केल कैंपेन शुरू करेंगे।
और उसके बाद भी वो ये जवाब न दें तो ये मोदी जी के प्रति थोड़ा अन्याय होगा। मतलब वो अपने चाल चरित्र चेले से हट नहीं सकते। राहुल गांधी जी की जान के पीछे वो पड़ेंगे ही। लेकिन अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। ये फर्जी केस है, टोटल फर्जी केस है, इसमें कोई दम नहीं। और इस तरह के फर्जी केस राहुल गांधी जी के खिलाफ और दूसरे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होते रहेंगे। उसके लंबी फहरिस्त है। जो जो लोग बीजेपी में भर्ती हुए हैं, गए हैं खुशी खुशी भाग भाग के, उनके ऊपर कोई ईडी वीडी का, ना अजीत पवार जी के ऊपर, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर, ना किसी के ऊपर, जो गए हैं मोदी जी के प्रेम में, वो भी सब वहां दुखी हैं। और दुखी नहीं, सॉरी, खुश हैं, डांस कर रहे हैं रोज रोज। तो उसी प्रकार से राहुल जी के ऊपर भी उसी प्रकार से ये झूठे मुकदमे लगाने का जो कार्रवाई है। तो अब इसमें हम असली बात पे आ जाता हूं। अगर राहुल गांधी जी के पास अच्छी कानूनी मदद होती तो आज तक मेरी उस समय के भी अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, मैंने ये कहा था कि जिस बिजली की गति से राहुल गांधी जी का घर खाली कराया गया, ऑर्डर अभी यहां निकला और वहां फैसला हो गया। ओम बिरला जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? नहीं की गई। उन्हीं के कर कमलों से घर छीना गया था ना, जिस बिजली की गति से, वो नहीं की। उन जो जज साहब थे वहां के, जिन्होंने ये एक बिल्कुल ही गैर कानूनी ऑर्डर पास किया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वो भी नहीं की गई। मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, वो इतना लचर और धीमा और हल्का है, जो लीगल रिस्पॉन्स है खासतौर। मैं भी पॉलिटिकल और आंदोलन वाला रिस्पॉन्स तो बाद में ही कभी बात करेंगे, लेकिन जो लीगल रिस्पॉन्स है वो इतना हल्का और धीमा है, जैसा एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को एक छोटा सा, बहुत छोटा केस हुआ था राहुल गांधी जी जैसा, तो बड़े बड़े लॉयर जाके वो रातों रात उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करा के लाए थे। वैसी लीगल हेल्प जो उनके एक स्पोक्स पर्सन को मौजूद है कांग्रेस पार्टी में, वैसी लीगल हेल्प राहुल गांधी जी के पास नहीं है। ये बुनियादी वजह है। वरना अगर ये फर्जीवाड़ा करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट फोर्ज करके ये जो झूठे केस डाले जा रहे हैं, अगर इसके खिलाफ जो पर्जरी के केस हैं, जो फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट के केस हैं, अगर ये कानूनी कार्रवाई की जाए, तो जो सावरकर साहब वाला डिफेमेशन का केस है, जो अभी आज मेरी जानकारी के हिसाब से 20 से ज्यादा केस है राहुल गांधी जी के, अराउंड 20 केसेस, तो उसमें रिसीविंग एंड पे है। और ये बहुत ही, जो लॉयर कम्युनिटी में ना, उसमें हम लोग दांतों तले उंगली दबाते रहते हैं कि ये राहुल गांधी जी हैं और इनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ये है बुनियादी बात। तो इस पे मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को अपनी जो लीगल रिस्पॉन्स है ना, वो थोड़ा मजबूत अगर कर ले, तो उनको ये जो बिजी करने का जो काम है ना, कि इसमें फंसा दो, उसमें फंसा दो, 100 जगह तो वो जाके अब अदालतों में हाजिरी देंगे। उनकी एग्जेम्पशन भी नहीं हो रही है। और आजकल पूरे देश में हमारे सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन अपीयर होते हैं। मतलब जैसे हम ऑनलाइन हियरिंग होती है आजकल, तो हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, ज्यादातर हम उनको ऑनलाइन अपीयर कराते हैं। तो वो फैसिलिटी भी राहुल गांधी जी के पास अवेलेबल नहीं है। ये जो निम्न दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उसमें पूरी गलती हम उनकी ना माने जिनकी तो जान इसमें बसी हुई है राहुल गांधी जी को कंस्ट्रेन करने में। अपनी अंदर की गलतियां मेरे ख्याल से देखनी चाहिए। एक मैं आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि सच और झूठ की लड़ाई में जो झूठ बोल रहे हैं ना लोग, वो अपना झूठ इतनी मजबूती के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ और इतने आंखों में घुस के बोलते हैं कि लोग उस पर यकीन करने लगे। ये है आरएसएस और बीजेपी का जो इस तरफ से अटैक होता है, कोरा झूठ, 100 आउट ऑफ 100 झूठ, लेकिन बोलेंगे इस तरीके से जैसे इससे बड़ा सच ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ से जो सच बोलने वाले लोग, वो इतना आदाब अलकार से, और ये अरुण जी है तो यूपी के लखनवी अंदाज में बोलेंगे कि ऐसा लगता है जैसे ये झूठे ही हैं। जब तो ऐसे डर डर के या धीरे धीरे मोदी जी को हम आग्रह करते हैं, इलेक्शन कमीशन को आग्रह करते हैं कि हमने चिट्ठी लिखी थी, कृपया करके उसको रद्दी की डिब्बे में मत डालें, हमारे साथ ये बड़ा अन्याय है, हम तो सबसे बड़ी लीगल जो कांग्रेस जो है ऑपोजिशन पार्टी, ये है, ये असली वजह है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं वजह मानता हूँ। तो रिस्पॉन्स जो है ना, वो बहुत खराब आ रहा है। ये है सर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने डिस्क्राइब किया। मैं दोबारा भी एक बार लौटूंगा इन बीच में।
हमारे साथ जो राजनीतिक टिप्पणीकार और साथ में आप निरंतर देखते हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब भी जुड़ गए हैं, अजय शुक्ल जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, और पीयूष बवेली जी जो कांग्रेस के नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। वैसे तो मूलतः पत्रकार हैं, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हैं तो हम उन्हें उस तरीके से मानते हैं। उनका भी बहुत स्वागत करेंगे, सभी का स्वागत। अरुण सर, आपने सुन लिया एक बात, जो प्राचा साहब कह रहे हैं स्लो है, लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं जो कैसे द्रुत गति से होता है कि अब तो अर्ध न्यायिक जो अब एसडीएम जैसे लोग, आपको जो अब ये नया हथियार है वो आजकल जो सर्वे वाला आया और खटखट सब हो गया। लेकिन मैं उस पर ना जाके राहुल गांधी वाले ही मसले पर सीमित रहना चाहूंगा, उसी पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। इसमें जो लीगल, अभी मैं एक और पूछना चाह रहा था, पूछूंगा अभी एक बार प्राचा साहब से, बड़ी गंभीर किस्म की धारा है। और देखिए जो अभी कहा आपने कि वो देर नहीं होती, इतनी त्वरितता से कार्रवाइयां होती हैं, बाकी लोगों में भले ही स्लो और तमाम बात हो, लेकिन राहुल गांधी की बात आए या आपको अपने विरोधी को किसी को कुचलना है तो एकदम द्रुत गति से काम होता है। अब इसमें जो आपने कहा कि कहीं कांग्रेस इस तरीके से थोड़ा अपने आप को एग्रेसिव तरीके से पेश नहीं कर पाती, नहीं आती, और जो लीगल जो बात कह रहे हैं आपकी उसमें भी कहीं कमी पेशी, इस पर आपकी टिप्पणी। मैं पहले प्राचा साहब की जो बात उन्होंने कहा कि ना झूठ बोलने की, आप ये देखिए नरेंद्र मोदी का आधार झूठ, पहले दिन से, चाहे वो भीख मांगने की बात हो, चाहे वो गैजेट्स की बात हो, चाहे कुछ भी हो, उनके साथ उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की बात हो, तो झूठ नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी चीज उनके साथ जो है वो है संग झूठ को सच साबित करने पर तुला रहता है, क्योंकि आधार झूठ है। अब दूसरी बड़ी बात जो है वो प्राचा साहब ने बड़ा कड़वा सच बोला है कि राहुल की बड़ी समस्या, राहुल की 98% समस्या कांग्रेसियों की वजह से। कांग्रेसी जो है वो चाहते हैं कि राहुल फंसे रहें, राहुल अपने उसमें उलझे रहें, अन्यथा जितने लोगों ने पिछले सालों में, पिछले 10-11 साल में जो कुछ हुआ है, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जिस तरह से राहुल गांधी, गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मैं कहता हूं, मैं लगातार कहता आया हूं, और हमारे जितने मित्र बैठे हैं, स्वामी जी सबसे वरिष्ठ है, राहुल गांधी ने कभी रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरह जीजा नहीं कहा होगा, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पब्लिक रैलीज में कहते रहे, वो जीजा हो जीजा, जीजा हो जीजा करते करते, लेकिन 11 साल में रॉबर्ट वाड्रा का अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो वो जो झूठ चल रहा था कि जैसे पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान रॉबर्ट वाड्रा ले गए, और कांग्रेस की तरफ से कोई कैंपेन कभी नहीं चला, न तो हरियाणा में श्रीमान हुड्डा साहब बोले, जिनके ऊपर आरोप था उन्होंने किया, कोई नहीं बोलता है। और यही सबसे मजे की बात है कि कांग्रेसी अपने पर आती तभी तो ये चाहते हैं कि पूरा गांधी परिवार उनके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जब गांधी परिवार पे आती है, आप देखिए कितना मजेदार मुकदमा था जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई, उसके बाद, और ऐसा नहीं है मकान खाली हुआ, मतलब एक छोटा जज से लेके लोकसभा का अध्यक्ष तक सबकी आंखें बंद थी, कानों में जो अंदर लगी रहती हैं गांठें, उनमें से आवाज आ रही थी, और वो उसको जो है ईयरबड्स जिन्हें आप कहते हैं, उसका वो फॉलो कर रहे थे। बाद में ये भी पता लगा कि उन जज साहब की क्या बैकग्राउंड थी, उनको कैसे आगे बढ़ाया गया। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए उन्होंने न केवल आरएसएस, खुद की टीम, मतलब आप ये सोचिए कि चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, और चाहे दूसरा जो उनका पूरा कैंपेन जो उनके लोग चला रहे हैं, तो अरबों रुपया उन्होंने खर्च किया, खरबों भी हो सकता है, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। अब राहुल गांधी मुकदमे में नहीं फंसे, राहुल गांधी को आपने क्या नहीं कहा, फिर भी राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आप मिसेस सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ भी पप्पू बना देते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं, उसके बाद उस तरह वो रिएक्ट नहीं करते, ना कभी उन्होंने वो चीज बोली। तो अब समस्या क्या है कि जितनी तेजी से बीजेपी का कैंपेन चलता है, कांग्रेस का कैंपेन नहीं चलता, यही राहुल की समस्या है। अगर कांग्रेसी, जिन कांग्रेसियों ने अपनी गद्दारी दिखाई पिछले सालों में, बिके जो गए, उनके लिए क्या क्या हुआ उस पर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत विस्तार से बात हो सकती, लेकिन ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं प्राचा साहब की कि राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी पूरी ताकत से खड़ी नहीं होती। छोटी छोटी चीजों पर आरएसएस
भाई एक ट्वीट को 1000 नहीं 1,00,000 हैंडल से ट्वीट किया जाता है। रामलाल भी वही लिख रहे हैं, रामदेवी भी वही लिख रही है, श्यामलाल भी, हर चीज, मतलब सेक्स चेंज भी नहीं होता है जो ट्विटर हैंडल जो है, उसका मुकाबला कौन करेगा? अकेले राहुल नहीं कर सकते। और उनके खिलाफ दूसरी बड़ी चीज ये, बीजेपी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारी अपनी बिरादरी जिसका नाम गोदी मीडिया रखा गया है, वो क्या कर रहा है? कोई झूठ बोले, कुछ भी करे, मीडिया में चलेगा सुबह से रात तक, कोई बात नहीं है, किसी की वो नहीं। आप बताइए नांदेड़ लोकसभा के चुनाव परिणाम पर, अरुण सर मैं आप करिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। 6:30 पे जाना है, तो मैं एक सोच रहा हूँ एक अखिल स्वामी साहब से टिप्पणी लेके साहब के फिर दोबारा मैं लौटूंगा। मैं वही बात खत्म कर रहा हूँ कि अभी जो पूरा है कि लोकसभा में कांग्रेस नांदेड़ जीती, लेकिन उसमें चर्चा नहीं है और कांग्रेसी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेसी नेताओं का या तो खून पानी हो गया, या फिर वो अमरबेल की तरह गांधी परिवार के ऊपर फल फूल रहे हैं। और जब तक वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के कंधों पे लटके रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के तर्कस में तीर कम होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अब जब सदस्यता खत्म नहीं हुई, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिल गया, तब नागरिकता की लेके आ गए। अरे कोई भी, मतलब जो नहीं जानता, छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस देश की अदालतों को न्याय देने में यकीन नहीं है, ऐसे मुकदमे सुने जाते हैं। ये हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी प्राचा साहब ने तो क्लियरली खारिज किया है इस तरह से कि झूठा केस है, और पहले हो चुका है कि चीजें नहीं। लेकिन बहुत सारे सवाल में एक सवाल प्राचा साहब से पूछूं, उसके पहले अखिल सर से टिप्पणी लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, क्योंकि इस केस के लिए जजों का होना वही है। ये तय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगभग जो जिस तरीके से आते हैं कि वहां फैसला खिलाफ आएगा, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ये संभावना है, सभी जतला रहे, विधिवेत्ता जतला रहे। मैं अजय सर और पीयूष जी के बाद में जाऊंगा। अखिल सर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी पूरे मसले मामले पर, क्योंकि ये बड़ा गंभीर किस्म का मामला है। जैसा होता है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 तो है, उसमें तो ये भी सदस्यता चली जाएगी और नागरिकता भी बनाएगी। कैसे देखा, कैसे लिया जाए ये सब जो हो रहा है? पहली टिप्पणी फिर प्राचा सर से एक सवाल पूछूं। देखिए संजीव जी, पहली बात तो ये है कि सब लोग, बड़ी मुश्किल है, हर आदमी राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को दोष देने लगता है। देखिए मैं ये मानता हूं, जिस समय पूरी निरंकुशता, तानाशाही और डिक्टेटरशिप अपनी पराकाष्ठा पे हो, जहां न्यायालय के अंदर न्याय की उम्मीद होती है, वो भी एक पक्षी निर्णय ले, जहां सारी की सारी मशीनरी एक साथ हो, जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिसको चाहे अंदर कर दे, उस समय लड़ाई जो लड़ने वाले हैं उनके लिए मुश्किल तो है। अगर राहुल गांधी की मुश्किल मैं इसलिए मानता हूं कि जिन जिन पे उन्होंने विश्वास किया, जितेंद्र प्रसाद पे किया, अमरिंदर सिंह पे किया, और सिंधिया जी पे किया, आरपीएन सिंह पे किया, अशोक चौहान पे किया, जिसने किया उसने उसे धोखा दिया। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो आदमी की सत्यनिष्ठा को चेक कर पाए। तो मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देता। अच्छा, मैं कांग्रेसियों को भी दोष नहीं देता, इसलिए दोष नहीं देता कि भैया जब ईडी और सीबीआई की, अब अजीत पवार जो है वो 70,000 करोड़ के चले जाते हैं, पाक दामन साफ हो जाते हैं। एनडीटीवी पे दबाव बना, एनडीटीवी को अडानी जी ने लिया, अब एनडीटीवी जो है वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए जब इस तरह का वातावरण हो, लेकिन इसके बावजूद देखिए प्राचा साहब को मैं सुनता रहता हूं, बड़े ध्यान से सुनता हूं, और जिस जीवटता से वो लड़ते हैं उसका मैं कायल हूं। तो देखिए जो लड़ाई कांग्रेसी नहीं लड़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं ना। जी। अगर मान लीजिए कांग्रेस वो झूठे प्रचार से नहीं लड़ पा रही है, तो मैं कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं, अपने को दोष देता हूं। मैं प्राचा साहब को दोष देता हूं, मैं दीक्षित साहब को, अजय शुक्ला को दोष देता हूं। भाई अजय शुक्ला साहब चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, इतने प्रबल, इतने ज्यादा तेजस्वी व्यक्ति, और प्राचा साहब जो है वो तो अपनी जान जोखिम में डाल के कफन बांध के सड़क पे घूमते हैं। हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो अगर इसके बावजूद हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो उस गरीब आदमी को जिस पे मुकदमे ठोके जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मान लीजिए उनके पास डबल नागरिकता है, मेरे कानून नहीं पता है, प्राचा साहब बताएंगे, तो भैया उन्हें देश से निकाल दो, जांच करो, देश से निकाल दो। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कोई गलती की है, उसने भ्रष्टाचार किया, उसको फांसी पे चढ़ा दो, वी डोंट माइंड। आप पिछले 15 साल से, भाई ये बात आपको कब पता चली कि उनके पास डबल नागरिकता है?
कब 2017 उनके पास नागरिकता, अच्छा ये नागरिकता कब थी उनके पास डबल, अगर थी तो आज क्या उनके पास डबल नागरिकता है? क्या ये बात सही है कि क्या हिंदुस्तानी लोग जो अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में वहां की नागरिकता लेके आज रह रहे हैं और विदेशी मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो वहां पे कमला हैरिस कैसे चुनाव लड़ लेती? वहां पे ऋषि सुनक कैसे बन जाते? वो तो भारतीय मूल के थे। तो क्या आज की तारीख में अगर डबल नागरिकता उनके पास है, बिल्कुल उनको दंड मिलना चाहिए देश से, लेकिन उसके लिए जांच को लटकाने की क्या जरूरत है? भाई उसको 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं डबल नागरिकता है, डबल नागरिकता है। अगर डबल नागरिकता है तो देश से बाहर निकाल दो। अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, अच्छा ये हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अब होम मिनिस्ट्री हमें बताए कि इसमें दंड देना है या आप क्या कहते हैं, है कि नहीं है? अब होम मिनिस्ट्री उसमें इतना टाइम क्यों ले रही है? भाई अगर प्राचा साहब होम मिनिस्टर होते और उनके पास सबूत होते कि उनके पास डबल नागरिकता है और कानून का उल्लंघन किया है, 1 मिनट के अंदर भेजते कि हाँ हम इसको सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। अरे जब जांच सीबीआई को गई नहीं, अभी कोई जांच हुई नहीं, उसको सुना नहीं गया, ट्रायल में चीजें गई नहीं, तो हम लोग ये अपना मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो देखिए ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी इस समय जिस निरीह स्थिति में है, उस निरीह स्थिति के बावजूद जिस जीवटता से लड़ रहे हैं और प्राचा साहब लड़ रहे हैं, तो मैं किसी का दोष नहीं निकालूंगा। भाई जब कमजोर आदमी पड़ता है और सारा तानाशाही उसके ऊपर अटैक करती है, दोष निकालना बहुत आसान है। मैं राहुल गांधी की जीवटता का, उसकी मेहनत का, उसके कर्मठता का कायल हूं। जिस उम्र का लड़का वो है, मुझे लगता है कि ऐसे ही गांधी के साथ लाखों करोड़ों लोग लड़े होंगे। हम लोग लड़ रहे हैं। अब भाई हिटलर के जमाने में भी जब सूरा हॉल जो था वो हेल हिटलर करके हाथ खड़ा हुआ था, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो अगली पीढ़ी शायद याद करे कि प्राचा साहब थे जो लड़ते लड़ते मरे, अखिल स्वामी लड़ते लड़ते मरे, झुके नहीं, और आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम नहीं लेता। हो सकता है 40 साल के बाद ऐसा हो, लोग हमारा नाम लें और उनका नाम न लें। ठीक ठीक है। मैं सर अगर प्राचा साहब आपको ना जाना हो तो मैं सोचता हूँ अगर एक एक टिप्पणी में पीयूष बवेलिया जी और अजय शुक्ला जी, अगर आपको जाना हो तो पहले मुझे जाना पड़ेगा, अच्छा, मेरी ठीक, मीटिंग ठीक, है, मैं जाना है, माफी चाहता हूँ। मैं एक बात अपनी करते हुए अजय शुक्ला जी पीयूष जी के पास बाद में जाता हूँ, बोलूंगा क्षमा मांगता हूँ। मैं प्राचा साहब को पहले, प्राचा साहब इसमें जो मैं बात कर रहा था, जो अभी अखिल सर ने भी कहा कि उसमें आप जो कानूनी पक्ष तो आप ही बता सकते हैं। आपने कहा कि ये बिल्कुल केस बोगस है और इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन जिस तरीके के कोर्ट्स करते हैं, और उसमें बड़ा सवाल ये भी रहा है कि जो वह सबूत पेश किए गए, मैं ब्रिटिश कानून की बात कर रहा था कि वो जो लाए हैं वो चीजें वो सिर्फ राहुल गांधी जी को ही मिल सकती हैं, जो वहां का कानून कहता है। इन सब के बीच में तो वही आएगी बात कि वो केस भले ही, लेकिन जो ये करने वाले हैं इनका कुछ हो पाएगा? सुमोटो कई बार संज्ञान क्यों नहीं लेती अदालतें? कई बार तो होता है कि आप जिस तरीके से हम कई केसेस में देखते हैं कि गलत चीजें करने पर आप जो उनके खिलाफ एक्शन होता है, कैसे इसको कैसे क्या देखा जाए? इस पे क्या आपका कानूनी एंगल क्या होता है प्राचा साहब? देखिए, मैं क्योंकि अखिल स्वामी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं थोड़ा उनसे डिसएग्री करना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले 1 मिनट उनकी बात को डिसएग्री कर लूं। प्लीज प्लीज। ये प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास लोग वो लेके नहीं गए थे डेलीगेशन कि आप ये सब काम करें। आपके पास संजीव जी कोई लोग डेलीगेशन लेके नहीं आए थे कि आप पत्रकारिता का काम करें। आपने चुना, एक चीज चुनी, और आप वो क्रिमिनल पत्रकार नहीं बने क्योंकि आपने ये प्रोफेशन चुना है। आप अगर घुड़दौड़ कराने का, जुए का प्रोफेशन भी तो कर सकते थे आप। अगर आपको पैसे की, नाम की इच्छा थी तो आप उस प्रोफेशन को करते, हम आपके ऊपर कोई टिप्पणी ना करते। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हो तो फिर आपने चुना है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। अब आप इससे भाग नहीं सकते। हम एक वकील बने हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बने हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट बने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। मैं भी अपनी करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस छोड़ के उसको आधी या 1/4, 1/10 हिस्सा कर रहा हूं। किसी ने मेरे घर जाके एजिटेशन तो किया नहीं था, प्राचा साहब आप ये करो। मैंने अपनी जिम्मेदारी चुनी। वकील की ये जिम्मेदारी होती है, हर एक वकील की ये जिम्मेदारी है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की तरफ। तो राहुल गांधी जी जिस पोस्ट पे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके भ्रष्टाचार है और जो वो झूठी तरीके से फ्रॉड करके चोरी की मशीनों से इलेक्शन जीते हैं, हटाने की जिम्मेदारी देश की जनता ने राहुल गांधी जी की नौकरी लगाई है। वो उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। ये कोई उनको धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल काम है। अगर वो नहीं करेंगे
तो जनता उनसे सवाल पूछेगी, क्योंकि वो इतने बड़े पोस्ट पे हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि वो 60% देश के वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी जी 40% को भी नहीं करते हैं। ये है असली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के हों या दूसरे कार्यकर्ता हों, दूसरी पार्टी के जो ऑपोजिशन, उनमें कोई कमी नहीं है ये, और उनको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। वो जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पिट भी रहे हैं, और जो पहले इंतजाम होते थे ना लीगल मदद के, वो कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहे हैं आज। गलती है टॉप लीडरशिप के बाद जो मठाधीश है ना, उनकी गलती है, कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है, जनता की गलती नहीं है। और नेताओं की गलती ये है कि वो अपने अंदर हरे रंग के सांपों को नहीं पहचान के साइडलाइन कर पा रहे। अब मैं कानूनी बात पे आ जाता हूं, बस 1-2 मिनट लूंगा और। जी जी प्लीज। ये पूरा फर्जीवाड़े का केस है। लॉजिकली बात कर लेते हैं पहले। ये आरएसएस का जवाब पहले लॉजिकली देना जरूरी होता है। राहुल गांधी जी के ऊपर इल्जाम है कि 2005 या 2009 के आसपास उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ली। कब? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मतलब वो क्या उनका दिमाग सरक गया था कि भारत की नागरिकता जब उनके पास है तो वो किसी और देश की नागरिकता लेंगे? मतलब क्या बात कर रहे हैं? मेरी वकालत थी, मुझे अमेरिका में, ब्रिटेन में मेरी कितनी अच्छी वकालत थी, वहां की नागरिकता मुझे बहुत आराम से मिल जाती। मैं पागल हो गया हूं जो भारत की नागरिकता छोड़ के मैं अमेरिका की नागरिकता लूंगा या ब्रिटेन की नागरिकता लूंगा? मेरी यहाँ इतनी इज्जत है, यहाँ मेरी इतनी प्रैक्टिस है, अमेरिका की नागरिकता का मैं करूंगा क्या? भाई मैं कोई अडानी थोड़ी हूँ जो यहाँ से मैंने पैसे चुराने, अंबानी थोड़ी हूँ, यूसुफ लुलू थोड़ी हूँ, यहाँ से पैसे चुरा के भागने हैं मुझे, मैं वो थोड़ी हूँ। राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे सबसे तगड़े 2009 के चुनाव के बाद, वो उनको ब्रिटेन की नागरिकता लेनी थी। क्यों? क्योंकि नागरिकता अगर वो किसी और की देश की ले लेंगे तो क्यों उनकी फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट चली जाएगी। कितना अच्छा प्लान बनाया राहुल गांधी जी ने, और इस आर्ग्यूमेंट को लेके आरएसएस बड़े से बड़े लोगों के मन में शक डालना चाहती है इस बात का, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं थी, कोई नागरिकता ली नहीं है, सब झूठा है, फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है। कई बार जो मैं भी ये अंदाजा लगा रहा हूं, कई बार क्या है कि ये एसपीजी प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, तो एसपीजी का कानून ये होता है कि वो छदम नामों से कई बार ट्रेवल कराती है। उसका कोई फर्जीवाड़ा करके इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट जुटाए, उसका भी मुझे शक है बहुत बड़ा। और इस तरीके से इनका केस आर्ग्यू होना चाहिए। यहां तो मैं ये कह रहा हूं कि आप नीरव मोदी ने जो ले रखी है ना नागरिकता, उसकी नागरिकता नहीं वो करा सकते प्रूफ, अगर आपके पास वकील अच्छा होगा। अडानी जी के पास वकील अच्छे होंगे तो वो पूरे हाथों से देश को लूट रहे, सजा नहीं होगी। और राहुल गांधी जी के वकील जो है ऐसे किस तरह बिहेव करते हैं ये उनके ऊपर जाने, बट केस में 0% भी दम नहीं है। दम इस बात में है कि राहुल गांधी जी अपने खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस क्यों नहीं करते, वापस केस क्यों नहीं कर रहे? ये है जो करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर इस पे चर्चा करना प्राचा साहब इसलिए जरूरी है कि ये जो गोदी मीडिया तो सच्चाई कभी बताता है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जाए कुछ चीजें जो आप सभी के विद्वान लोग हैं, हमारे पास जो पैनलिस्ट है, अखिल सर हुए, अजय सर हुए, लेकिन हमें देश की जनता में इतना गलत माहौल बना दिया कि हमें भी चर्चा करनी पड़ रही है इस पे। ये मैं उस तरीके से हमारे द्वारा कुछ तो ये है, सच्चाई है, ये तो चाहे कम से कम। और इतना बड़ा फ्रॉड है ये है बात। बिल्कुल। मैं उससे आपका बड़ा आभार प्रकट करूंगा। यदि आपने कहा था आपको जाना है तो मैं माफी इसलिए अजय सर और पीयूष जी से मांगी, और बाकी इसलिए बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया करूंगा। मैं आपके पैनलिस्ट की बात पूरी नहीं सुन पाऊंगा, मेरी बदकिस्मती है, लेकिन आगे मैं इसको रिकॉर्ड जब हो जाएगा तो मैं सुनूंगा। मैं आपको पहुंचाता हूँ। मैं आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पीयूष जी आपके पास आता हूँ अजय सर के पास जाने के पहले। आप क्योंकि इस समय मुजरिम आप हैं आपको बनाया गया है कि आप जो है आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपकी ओर से जो होना चाहिए वो नहीं होता। सबको आपने सुना, आपने महमूद प्राचा साहब को सुना, अखिल सर को सुन लिया, अरुण जी को सुन लिया। मैं अजय सर के पास फाइनल बाद में जाता हूँ। अजय सर को इंतजार करना पड़ा, क्षमा चाहूंगा सर। क्या कहिएगा सब पर आप लोग की जो बहुत सारी गलतियों की बात कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं डिफेंड उस तरीके से करते, आप लोग क्यों नहीं? ठीक है कि वो बहुत छोटा आदमी होगा, जो भी होगा, लेकिन कम से कम इतने बड़े शख्स के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं लोग, तो दूसरों की हिम्मत और वो तो ना होना। वो लोग तो करते हैं 100 करोड़ का आप लोगों पे ठोका है राहुल गांधी साहब पे, विनोद जो आपके बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव साहब ने रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, लेकिन आप लोग बड़े खामोश रहते हैं। टिप्पणी आपकी पीयूष जी। अनम्यूट कर लीजिएगा।
एक लोकतंत्र की परंपरा लंबे समय से रही है कि लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, उन्हें अनदेखा किया जाता है, हर बात को लेके कोर्ट कचहरी में नहीं जाया जाता। एक ऐसी परंपरा इस हिंदुस्तान में पिछले कम से कम आजादी के बाद से तो ऐसी रही ही है। नेहरू जी के समय रही, इंदिरा जी के समय रही। और अगर ये सब इस तरह कांग्रेस हमेशा से करती थी, जो बहुत बड़े बड़े देश के पत्रकार हुए पहले के समय में, उनमें से बहुत को जेल में जाना पड़ता। मान लीजिए बोफोर्स का ही मामला था, अंत में उसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन उस पर राजीव गांधी ने किसी को जेल नहीं भेजा। सरकार चली गई थी, उसमें निकला कुछ नहीं, सरकार नहीं, आपकी। मैं एक बात कह रहा हूं, तो जी। अब इन सब बातों को पहले बड़प्पन माना जाता था, लेकिन अब जब सामने भाजपा आ गई है और एक नए किस्म का उसने वितान रचा है कि हम हर चीज पे मुकदमा कर देंगे, आप जैसे मुंह से बोलोगे, आप ट्वीट करोगे, आप फेसबुक पे लिखोगे, कुछ भी होगे मुकदमा कर देंगे। तो ये एक नए किस्म की राजनीति आई है। कांग्रेस अभी भी पुरानी परंपरा में और ये सोचती है कि क्या इतना नीचा गिरना जरूरी है राजनीति में, तो इसको आप अभी जैसे चाहें वैसे ले लें। दूसरी बात में आता हूं कि अगर राहुल जी की नागरिकता पे प्रश्न उठ रहा है, तो आप देखें कि पहले राहुल जी के ऊपर उनकी छवि मर्दन के लिए सारा काम किया गया, उसमें फेल हो गए। फिर 2G और कोयला सबको ले आए, उसमें फेल हो गए। फिर नेशनल हेराल्ड वाला ले आए, उसमें फेल हो गए। फिर रावत वाड्रा जी के ऊपर उनके परिवार को, उनकी माता जी तक को बुलाया गया, उसके बहाने घेरा गया, उसमें फेल हो गए। और इतना सब करने के बाद जब राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कर दी और 2 यात्राएं कर दी, और वो आदमी 99 और 100 के आसपास कांग्रेस पार्टी को लेके आ गया, तो ये आखिरी लड़ाई राहुल गांधी को हराने के लिए लड़ रहे हैं एक गैर संवैधानिक तरीकों से। और जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये छवि मर्दन का प्रयास है, लोगों के मन में कंफ्यूजन डालने का प्रयास है। आप देखें कि जब सोनिया जी ने कमान संभाली थी, तब आरएसएस की ओर से लगातार प्रचार होता था कि वो तो बच्चों को लेके विदेश भाग जाएंगी। तो जो लोग महात्मा गांधी को बदनाम कर सकते हैं, चतुर्बनिया कह सकते हैं, जो नेहरू जी को मुसलमान साबित कर सकते हैं, जो इंदिरा गांधी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स चिपका सकते हैं, तो उनका प्रोपेगेंडा निश्चित तौर पे जो धूर्त लोगों का होता है, तो कांग्रेस धूर्तता की तरफ नहीं जा रही है, वो उतनी चतुर नहीं हो पा रही है। लेकिन शायद कांग्रेस का और पूरे हिंदुस्तान का ये विश्वास है कि सत्यमेव जयते। अगर लोग झूठ फैला रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, तो हम उसका मुकाबला करें, हम उन जैसे ना बन जाएं। छठे साठ्यम समाचारित की बात अपनी जगह है, लेकिन आप पापी के साथ या नीच के साथ नीच बन जाएं, वो उचित बात नहीं होगी। ये कांग्रेस बहुत हद तक सोचती है। और आप सारे मुकदमे जितने भी हुए हैं, उसमें कांग्रेस की लीगल टीम अपना मुकाबला करती है। कोर्ट में हम लोग ज्यादातर मामलों में जीते ही हैं। और अभी मुझे लग रहा है ये चीज इसलिए आई है कि पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने भी ये कहा है कि अब राहुल जी ईवीएम को लेकर यात्रा निकालेंगे और ईवीएम को लेकर देश में जागरण करेंगे। तो अब जहां जिस राक्षस की जिस तोते में जान है, उस पर चढ़ाई करने के लिए राहुल गांधी निकलने वाले हैं। और इन सबको यह अंदाजा हो गया है कि सब कुछ करने के बाद सीटें लाए, इतना चरित्र हनन करने के बाद इन्होंने 2 यात्राएं निकाली। तो हिंदुस्तान की मिट्टी में कांग्रेस है, और राहुल गांधी जब अपना हल लेके उस पर निकलेंगे, तो जो नए बीज उसमें डाले जाएंगे, एक नई फसल लहलहाएगी। तो इसको हम कैसे इसका चरित्र हनन करें, कैसे इसकी चरित्र हत्या करें? तो ये आखिरी रूप में कहे तो भारतीय नहीं, जो अभी प्राचा साहब ने कहा था, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ, जिसकी दादी यहाँ पैदा हुई, जिसके नाना यहाँ पैदा हुए, जिसके परनाना यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ के कॉलेज में पढ़ा, जो यहाँ का सांसद है इतने वर्षों से। तो ये एक वाहियात बात, लेकिन ये वो लोग हैं जो गांधी जी के बारे में झूठ फैला सकते हैं, जो कह सकते हैं कि नेहरू जी मुसलमान थे। तो इन्हें झूठ पे बहुत बल है। और मैं तो कहता हूं कि आप में से कुछ लोगों को कांग्रेस को थोड़ा इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि कांग्रेस राजनीति को उतना नीचा दोनों तरफ से नहीं गिरा रही है। तो कीचड़ वो भी फैल रहे हैं, और कीचड़ यहां से भी फेंका जाएगा, वो कीचड़ फेंकते हैं और कांग्रेस उसमें पानी डाल के कीचड़ को साफ करने की कोशिश करती है। कीचड़ की होली नहीं खेल रही है, तो शायद आप सब लोग भी अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। हम भी बैठे हैं, इतनी बातचीत में मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने भाजपा को लेकर कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया। वरना जैसे गोदी मीडिया है, वैसे जो आप लोग सच्चाई की ताकत से यहाँ बात करते हैं, आप पे भी काउंटर नैरेटिव का हम सब लोग झूठ बोलने लगे। तो झूठ का मुकाबला झूठ से कांग्रेस नहीं कर रही है, झूठ का मुकाबला सच से कर रही है। अगर ऐसा करना गलत है, तो जो लोग आप लोग कहें वही सही है। नहीं पीयूष जी, हम ये नहीं कहते। आप जी वहां तक ना गिरिए, लेकिन कम से कम जब हमें बार बार कोई मारने आ रहा है, तो हमको उसके लिए बचाव तो करना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं बचाव करते हैं, होता है, आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरी भी एक बात कही थी, मैं पूछूंगा अगले चरण में। पहले अजय सर से लेता हूं। अजय सर, आपने सभी को सुन लिया, सारे लोगों को आपने सुना, प्राचा जी को भी सुना, अखिल सर, अरुण जी और पीयूष भाई जो एक सफाई दे रहे हैं थोड़ी सी कि हम उस हद तक नहीं गिर सकते। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये जो इनका चरित्र है, ये जिस तरीके से पेश आते हैं, तो हम नहीं कहते कि आप बिल्कुल गिर जाइए, लेकिन कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। अब ये जो मसला मामला, हर बार वही दहशत होती है और फिर वो कुछ ना कुछ वो निकालते हैं
कि देश का ध्यान बटे कुछ। और वो अभी जो कह रहे थे प्राचा साहब कि कोर्ट कचहरी में उलझे रहे, उनको जाना पड़े, खड़े होना पड़े, सब पर आपकी टिप्पणी अजय सर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो नीति रही है कांग्रेस की, वो आज से नहीं, देश की आजादी के पहले से एक ही रही है। जो बात अभी पीयूष ने कही, मैं उससे काफी हद तक सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूं आगे कि आप ये देखिए, मैं एक छोटे से केस का जिक्र करके करूंगा। उन दिनों जो है खेमका और रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा चर्चा चल रही थी। इत्तेफाक से चंडीगढ़ में सेक्टर 19 में ही हम और खेमका, मुझे भी गवर्नमेंट का सीनियर आईएएस का बंगला मिला हुआ था और वो भी हमारे पास ही रहते थे, तो हम लोग रोज ही मिलते थे। खेमका जो कर रहे थे, खेल कर रहे थे, मुझे पता था। बहरहाल सारी चीजों के बाद में मैं तारीख समेत बताता हूं। ये खबर मैंने द संडे गार्डियन में भेजी, तारीख आप देखिए, इसमें अक्टूबर की है, 26 अक्टूबर 2012। जी हाँ, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है, खेमकाज आर्डर अ पब्लिसिटी स्टंट, इसमें पुट वाड्रा इन डॉग विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स, रजिस्ट्री विद इन अ रूल, नो फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑटोक्रेटिक खेमका वायलेटेड द रूल्स। खेमका ने ही उल्टे रूल्स को वायलेट किया। मैंने इसमें बताया था कि हरियाणा के 4 जिलों के डीसी से रिपोर्ट ली गई, सारी रिपोर्ट मौजूद थे। वहां पर पिछले 44 साल से वही जो है रैंक का ऑफिसर ही रजिस्ट्री कर रहा था, वही म्यूटेशन कर रहा था, जो कर रहा था उसी ने किया। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि जो शख्स इनकी 3.5 एकड़ जमीन की का जो विषय था, वो किसी व्यक्ति से नहीं खरीदी गई थी, वो खरीदी गई थी जिस कंपनी से, वो कंपनी ने किसानों से खरीदी थी। तो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने वह जमीन खरीदी किसानों से। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने जमीन खरीदी, उसने पेमेंट किया। जिस समय जमीन खरीदी उस समय जमीन डेवलप नहीं थी। दूसरा वाला प्लाट था, वाड्रा सोच रहे थे कि ये हम खरीद लेंगे तो हमारी रोड तक हमें जगह मिल जाएगी, लेकिन उधर की सारी जमीन खरीद ली डीएलएफ ने। अब जब डीएलएफ ने खरीद ली तो रास्ता बंद हो गया, अब इनके पास अप्रोच रोड नहीं रह गई। इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि हमें अप्रोच रोड दें। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम आपको अप्रोच रोड दें। वाड्रा को उस समय जवाब हुड्डा सरकार दे रही है, जिस समय केंद्र में भी सरकार है वहां, उसने नहीं दिया। नतीजतन वाड्रा ने अपनी जमीन मजबूरी में बेच दी डीएलएफ को। डीएलएफ ने उसी रेट पर वह जमीन खरीदी जिस रेट पर वह जमीन, उसके बगल की जमीन वहां पर उसने खरीदी थी। स्वाभाविक सी बात है, डीएलएफ बड़ा प्रॉपर्टी का वो काम करता है, डेवलपर है, तो वो किसानों से हर दाम पे खरीदता है, जैसे जो तय होता है। तो यहां पर उसी दाम पे खरीदी जिस दाम पे बगल वाला उसने खेत खरीदा था। तो कोई फेवर नहीं है, रेट वही है। तो वही 10 महीने बाद मजबूरी में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड वह जमीन बेच के वहां से चला गया। उसने वहां प्लॉटिंग नहीं की, वहां डेवलपर का काम नहीं किया। अब सवाल कहां खड़ा हुआ? कैग ने, वही विनोद राय, फिर आ जाते हैं वही विनोद राय। विनोद राय ने कहा कि खेमका ने हरियाणा सरकार को नुकसान किया है वित्तीय, कि उसको जो कॉलोनाइज करने का जो फीस होती है वो नहीं पे करी। अब वाड्रा ने जवाब दिया, जब हमने कॉलोनाइज किया ही नहीं, हम तो उसके पहले ही जैसी हमने खरीदी थी उस जमीन को समतल किया और हम वैसी ही बेच के चले गए, हमने किया ही नहीं उस पर। तो हमसे नहीं, आप वो तो उनसे लीजिए और उनसे
हरियाणा सरकार ने वसूला डीएलएफ से पूरे का, इसका भी उसका भी, यानी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन आपने क्यों नहीं दिया? अरे भाई, जब हम डेवलप करते तब हम देते, हमने डेवलप ही नहीं किया तो हम दे क्या? ये छोटा सा मामला था। लेकिन साहब दामाद जी जमीन ले गए, तो दामाद जी ने किससे जमीन ली? सरकार से तो ली नहीं, एक प्राइवेट कंपनी से खरीदी, एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी। सरकार में जितना रजिस्ट्री का रूल था, सब कुछ था, वो फॉलो किया, म्यूटेशन कराई, सब कुछ कराई। अब आप बताइए, दोष हमें तो तब दीजिए ना जब हमने कहीं गड़बड़ किया। हमारा दोष ये है कि हम गांधी परिवार के दामाद हैं, इसलिए हमें गाली दी जाएगी, कुछ भी कहा जाएगा। ये बात को लेके मैंने कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स को कहा कि इसको लेके आप लोग क्यों नहीं वो कर रहे हैं, आपके पास तो सारे तथ्य हैं। कहे नहीं, वो असल में गांधी परिवार का नियम है कि वो लोग इस तरह के नहीं करते हैं किसी को कि वो करें। गांधी जी कहते थे, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। मजबूरी तो तो अजय सर यही तो भी मैं इसीलिए बता रहा हूं। तो भैया वो दूसरे गाल की थप्पड़ खाने के अब आदि है, तो उसके लिए मैं नहीं कर सकता, ये उनके आदर्श है। निश्चित रूप से उसने जो कहा वो आदर्श है, लेकिन आज के हालात बदले हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कुछ चेंज करना चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि गांधी की उस विचारधारा से वो कोई बहुत ज्यादा इधर उधर जा पाएंगे। वो अंततः वहीं पे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो ये उनका दोष भी आप कह सकते हैं और ये उनकी अच्छाई भी कह सकते हैं। मैंने इसलिए उस केस का कहा जिस केस को मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया था, और उस समय एमजे अकबर साहब मेरे एडिटर इन चीफ थे, मैं इस रीजन का रेजिडेंट एडिटर था। तो ये आपको उदाहरण बता दिया संडे गार्डियन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उदाहरण है आपके पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछता हूँ, मैं सभी से पूछूंगा, अरुण दीक्षित जी से लेकर पापा साहब तक लौटूंगा। अरुण सर आप भी और अखिल सर बहुत ज्यादा उसको डिस्क्राइब करेंगे, और बाकी पीयूष जी भी हैं और अजय सर। अजय सर, ये जो अरुण सर ये जो मसला है जो कह रहे हैं, अब क्या ये दूसरा गाल आगे करने का मौका है? जो आप जब गांधी कहाँ और फिर जब गॉडसे की विचारधारा पर बार बार चर्चा होती है, वो गॉडसे का वो महिमा मंडन करते हैं, गान करते हैं, सब कुछ होता है, तो ऐसे दौर में कैसे आप इन जो कुचक्र है, अभी पीयूष भाई ने कहा कुचक्र और सब है, दिखता है, देश जान रहा है, देख रहा है, और ये सब फर्जी है। अभी तो प्रजा साहब तो बहुत क्लियरली बोल गए कि सिरे से खारिज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, आपको फिर आप नंबर गेम है 272 तक कब पहुंचेंगे, कब उसको पार करेंगे? ठीक है, आप कर रहे हैं बहुत धैर्य से और धीरज से, लेकिन होगा नहीं। दूसरा जो ये एक और बात कह रहे थे प्राचा साहब कि कब आप वो जो आस्तीन वाली बात थी कि उनको कब पहचानिएगा, आप बड़े बड़े आप झटके खा रहे हैं, बार बार आपको वो विश वमन होता है आपके साथ, कब करिएगा? सब पर आपकी टिप्पणी, आपसे लेकर बाकी अजय सर तक जाऊंगा मैं इसी विषय पर। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। जो अजय भाई ने कहा उससे पहले पीयूष ने जो कहा, पीयूष ने खुद ही कहा सठे साठ्यम समाचरित। मेरा ये कहना है कि जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ेगी, अन्यथा मैदान छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस को राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए, बोले हमारा एरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि कमीनेपन की राजनीति में अगर कभी इस पर कोई महाग्रंथ तैयार होगा, बड़ा ग्रंथ लिखा जाएगा, तो उसके विश्वगुरु तो एक ही सज्जन रहेंगे। वो झूठ बोलते हैं, उनकी पूरी टीम लगातार वो करती है, लेकिन कब तक आप झूठे और मक्कारों के सामने अगर आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए तो आपकी यही गत होगी। कभी आपके ऊपर झूठे आरोप लगा के आपकी नागरिकता पर बात आ जाएगी, कभी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का मामला जो अभी अजय समझा रहे थे उस तरह से आएगा। क्यों नहीं कोई बोलता है? और जिनके साथ वो खड़े हैं, जिनको क्या ऐसा तो नहीं कि हर राज्य में राहुल गांधी सत्ता में जाके बैठ जाते हैं? हरियाणा में हुड्डा थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, दूसरे राज्यों में अलग अलग है, अब महाराष्ट्र में चौहान थे, अभी भी कर्नाटक में लोग हैं। तो जब आप ये देखें कि लोग आपके आसपास जिनके कंधों पे आप हाथ रख के खड़े हैं, नाम लेके कहते हैं, वो सिंधिया आपको अचानक धोखा देके चले जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? उनको कितने लोग गए, आरपीएन सिंह,
जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, एक बड़ी सूची है, लोगों ने पाले बदले। अब या तो कांग्रेस को तब ये समझ में नहीं आए कि ये गद्दार हैं। भाई बीजेपी तो लगातार सिंधिया परिवार को गद्दार कहती रही, उसके बाद उन्हें गद्दार पसंद है, उनका कैरेक्टर वही है। पर आप अगर वही जूते खाते रहिए, गाली खाते रहिए, जेल जाने के लिए तैयार रहिए, उसके बाद भी अगर नहीं बोलेंगे तो भाई, अगर कीचड़ में कोई आदमी अंदर है और वो आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है तो आप भाग जाइए, या फिर कीचड़ में उतरिए और मारिए साले को सीधे सीधे से। अब नीति वो नहीं है। महात्मा गांधी का समय जा चुका है। ये नरेंद्र मोदी वाले महात्मा गांधी का है कि एक तरफ जो है उनको गाली भी देंगे और दूसरे बाहर जाएंगे तो उनके पांव भी छुएंगे। ये जिन लोगों का है कि एक हाथ से पांव छू रहे हैं, दूसरे हाथ से वो टोपी खींच रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपको उन्हीं की पिच पे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर आपके सामने आदर्श नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो झूठ ही आधार है। और ऐसी कौन सी चीज है जिसपे वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है पूरे देश में। अब मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, चाहे संभल का मामला ले लीजिए, क्या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी व्यवस्था जब खिलाफ है तो वहां आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे तो गोली मार देंगे। अजमेर शरीफ आ गए साहब, अब और आगे आ गए। अब तो सब संजीव, ऐसा नहीं है। देखिए, गोलियां चली, लोग मारे गए, क्या कोर्ट न्याय की देवी तो अंधी थी, लेकिन जज तो सुपर पैदाइशी अंधे हैं। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि गोली चली तो कौन से बोर की गोली, किसने चलाई। बरसों बरस में नवार टाइम्स में यूपी एडिटर रहा हूं तो बड़े दंगे होते थे, सारे दंगे मैंने उस दौर में कवर किए। मैंने आईपीएस अफसरों को प्राइवेट बंदूकों से गोली चलाते देखा है। जिस दिन राजीव गांधी की डेथ हुई थी उस दिन मेरठ में दंगा हुआ था और एक आईजी जोन ने मेरे ऊपर बंदूक तानी थी। मैंने, तुम में दम है तो मारो, मैं तो जाऊंगा। और मैंने देखा किस तरह पुलिस वाले एक छोटे से बच्चे पर बेंच रख के जला रहे थे। तो ये किससे मुकाबला है आपका? आप कब तक गांधी बने रहोगे? अगर आज, मेरा तो ये मानना है कि अगर आज महात्मा गांधी होते तो वो भी उठा के लठ मारते, कहते अब नहीं, अब ये सच नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिनके सामने है, आप देखिए कहां से कहां चीजें आती हैं। अभी झारखंड का चुनाव हुआ, कहां है बांग्लादेश और कहां है झारखंड? सर संचित करिएगा, मैं एक टिप्पणी आप मैं करिए। कह रहा हूं कि जब देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री बांग्लादेश से घुसपैठ झारखंड में करवा रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। उनके मुंह पे तो ताला लग जाता है। मुंबई में भरे पड़े हैं। आप तो राजनीतिक दलों को तोड़ रहे हैं, सारी चीज वो कर रहे हैं, आपके नेता बिक रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो उनका, जब उनका कचड़े पर, कूड़े पर, कमीनगी में उनका कोई मुकाबला नहीं है तो उनके सामने या तो फिर राजनीति छोड़िए और जाइए, अन्यथा तो ऐसे तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी। क्योंकि हमारे गांव में कहा जाता है कि शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है। तो फिर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल कितने झूठ किसी छोटे आदमी ने नहीं बोले हैं। इस झूठ का सूत्रधार देश का प्रधानमंत्री है। और मेरा निजी तौर पर मानना है कि राहुल गांधी को अपने आसपास उन लोगों को देखना पड़ेगा। जब बातें आती तो कम से कम अपनी सफाई वो ना दे, उनके साथ वाले लोग दें। कांग्रेसी जो करते हैं, भाई लाभ किसने उठाया पूरे देश में? तो राहुल अकेले हैं और राहुल का मुकाबला उन कमीनों से है जिनका कोई तोड़ नहीं। इतना बैठे 5 लोग, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके लिए तो एक मुद्दे की बात यही है, कहा जाता है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा है। आप तो निरंतर आप कहते हैं कि गॉड से मुर्दाबाद, तो फिर गांधी वाली अब क्या इसको कैसे? पीयूष भाई बड़े सज्जन पुरुष है, सही है, लेकिन फिर भी आप क्या टिप्पणी करिए? देखिए, मैं चाहता कि प्राचा साहब बैठते, उन्होंने मेरी बात से असहमति जाहिर की थी, मैं उनकी बात से भी असहमति जाहिर करता। और जो कह रहे हैं मैं उनको पहुंचाऊंगा, उनसे मैंने कहा वो सुनेंगे। अरुण जी जो कह रहे हैं पूरी तरह से असहमत हूं मैं। देखिए, जब देश आजाद नहीं था और अंग्रेजों का तानाशाही थी और गुंडागर्दी थी और बंदूकें उनके पास थी, सेना उनके पास थी, 2 विचारधाराएं थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, और सब मारे गए थे, सब फांसी पे चढ़ाए गए थे। और लेकिन गांधी ने एक नई तरह की विचारधारा दी थी
और नई तरह की विचारधारा में जब वो चले थे, करोड़ों लोग चले थे और देश को स्वतंत्रता आ, चाहे कोई कुछ भी कह लें, वो गांधी की अहिंसात्मक आंदोलन और अंग्रेज जैसे कुशासन के सामने बंदूकों के साथ खड़े होने की शासक, वो जो गांधी ने रास्ता दिखाया था, पूरा विश्व आज उसको मानता है। तो जो राहुल गांधी की गलती निकाल रहे हैं, वो वास्तविकता में ये कह रहे हैं कि गोडसे बनो, गांधी मत बनो। नंबर 1। नंबर 2, मैं चुनौती देता हूं, मैं यहां बैठे हुए पैनलिस्ट जो उठ के चले गए, वो पैनल मैं बड़ा सम्मान करता हूं प्राचा साहब को, अन्यथा मत लीजिएगा। जी, आपको किसने रोका है? लीडरशिप लीजिए ना, बनिए भगत सिंह, बनिए चंद्रशेखर आजाद, जाइए गोली खाइए, हड्डी तोड़ दी जाएंगी और आपको देशद्रोही भी साबित कर दिया जाएगा और आपके पास पुड़िया पकड़ा के और आपको 10 साल की जेल दे दी जाएगी। कहां, किस शासन में जी रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी ने किया है, अपनी पदयात्रा के माध्यम से किया है, और अगर आज के तारीख में राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ यात्रा पे निकलता है, मैं तो कहता हूं कि मैं जाऊंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुढ़ापा है, सब है, लेकिन मैं जाऊंगा, जिंदा रहूं ना रहूं, मैं जाऊंगा। जो जनता राहुल गांधी को धिक्कार रही, लेकिन अगर राहुल गांधी यात्रा पे नहीं निकले, मैं राहुल गांधी की भी आलोचना करूंगा। लेकिन अगर राहुल गांधी यात्रा में निकलते हैं और करोड़ों लोग नहीं निकलते, तो जनता को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर जनता सड़क पे उतरती है, करोड़ों की भीड़ हो जाती है, होनी चाहिए। अगर ईवीएम के खिलाफ जिस प्रकार महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, अगर जनता निकलती है, अच्छे अच्छे अंग्रेज डर के भाग जाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी की गलती निकालना बहुत आसान है। जब विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उस समय लोग जो है, ये अच्छी बात है कि आज के तारीख में जो कांग्रेस में लोग बचे हैं, अभी भी बचे हैं, अभी भी DK शिव कुमार जैसे लोग बचे हुए हैं, अभी भी सुशील कुमार शिंदे जैसे लोग बचे हुए हैं, अभी भी जो पुराने देशमुख साहब थे, विलासराव देशमुख, उनके बच्चे बचे हुए हैं कि जिनके ऊपर दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा। आज कम से कम छलनी जो है वो गंदगी को साफ कर रही है। तो मैं देखिए इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर गोडसे बनने का प्रयास करेंगे, सीने पे, यहां सिर पे गोली मारी जाएगी और खत्म कर दिया जाएगा और देशद्रोही भी स्थापित कर दिया जाएगा। इस देश को राहुल गांधी अगर महात्मा गांधी के दिशा पे चलते हुए सड़क पे उतरते हैं, और हम लोग किस चीज का संघर्ष कर रहे हैं, हमें कौन सा टिकट चाहिए, हमारी कौन सी आकांक्षाएं हैं, हम क्यों अपनी गर्दन तलवार के नीचे दिए हुए हैं? क्योंकि हमें देश के लोकतंत्र और संविधान से प्यार है। तो हम लोग राहुल गांधी की मैं कोई गलती नहीं निकालूंगा। जो कांग्रेस से चले गए उन दुष्टों को मैं वो देता हूं। आज एकनाथ शिंदे को भी धोखा मिला, अजीत पवार को भी धोखा मिला, हिंदुस्तान में सारे स्टेट के जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, सबको धोखा मिला। जब उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर राहुल गांधी बेचारे को क्यों अपना राय देते हुए लोग जो है भगा रहे हैं? राहुल गांधी की ये गलती, राहुल गांधी की वो गलती। जो आज सारी प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ते हुए भी मुस्कुरा के आगे चल रहा है, मैं उसके साथ हूं और मैं अपने स्तर पे जो भी मैं कर सकता हूं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी यात्रा पे निकलेंगे, करोड़ों लोग अगर नहीं निकलते, अजय शुक्ला नहीं दिखाई पड़े, अरुण जी नहीं दिखाई पड़े, संजीव श्रीवास्तव आपको नहीं दिखाई पड़े, मैं आपकी डिबेट में नहीं आऊंगा। ठीक ठीक ठीक। मैं आपकी असहमति का सम्मान करते हुए आपसे असहमत हूं। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, बंदूक का मुकाबला बंदूक से। और कितनी गंदगी राहुल के आसपास है, आप बताइए कितना समय लगेगा, पीढ़ियां गुजर जाएंगी। महात्मा अरे गांधी, महाराज, अरे छोड़िए, अरे अरुण जी, अरे अरुण जी, अरे अरुण जी, अरे अरुण जी, अमेरिका के कोर्ट ने जो सम्मन किया अडानी को, तोता फंस गया है। और चाहे कितना भी अटॉर्नी जनरल कहते रहें, एक्स अटॉर्नी जनरल, वास्तविकता यह है तोते की गर्दन फंस गई है। और तोते की गर्दन, ये जो भगवान है, वो जब अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, वो अदृश्य शक्ति काम कर रही है। इजराइल में इंक्वायरी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, स्विट्जरलैंड में चल रही है, फ्रांस में चल रही है, पूरे विश्व के अंदर चल रही है। आप भगवान की माया को, प्रकृति की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अंडर एस्टिमेट में अरुण जी। आज चलिए, दोनों हम हमेशा होता है सिक्के के दो पहलू। अरे बंदूक लेनी है अरुण दीक्षित जी, आप मुझे बंदूक लेके निकलिए, आप बंदूक लेके निकलिए, मैं नहीं निकलूंगा, मैं गांधीवादी ही रहूंगा। नहीं, मैं जहां बंदूक की जरूरत है वहां बंदूक जरूर निकालूंगा। अरे निकालिए ना, चलिए आप निकाल के चलिए, मैं गांधीवादी रहूंगा। इसलिए आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है पीयूष जी आपके मन की बात तो कह दी है अखिल सर ने, फिर भी आप छोटी सी, और मैं अजय सर से समअप करूंगा, आप कोई करना चाहें तो जरूर। बिल्कुल आपके मन की जो आप कह रहे थे वही बात कह रहे हैं अखिल स्वामी साहब। आप करिए एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं अजय सर से खत्म करूंगा। मैं सिर्फ एक संक्षिप्त इतिहास 20-25 साल का 2-4 वाक्य में बोल देता हूं।
प्लीज प्लीज। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि लोग कहते थे कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। यही सोनिया जी आई, धीरे कोई उन्होंने हंगामा नहीं मचाया, शांति से कांग्रेसियों को जोड़ा, जो कांग्रेस की फितरत थी, जो उसकी तासीर थी, उसके हिसाब से काम किया। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। यही राहुल गांधी मनरेगा लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों के यहाँ जाते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं, मायावती सरकार का कैसे भूमि अधिग्रहण पर विरोध करते हैं, और 210 सीटों के साथ कांग्रेस फिर आती है। उस कांग्रेस को हराने के लिए सीएजी का इस्तेमाल होता है, अदालतों का इस्तेमाल होता है, पूरे मीडिया को खरीद लिया जाता है, पूरा बड़ा भारी षड्यंत्र करके अन्ना हजारे बिठाए जाते हैं और उस कांग्रेस को फिर हराया जाता है। 14 में फिर घोषणा होती है कांग्रेस खत्म। वही राहुल गांधी उसे एक बार बचाते हैं, फिर 100 तक लाते हैं। कई राज्यों में सरकारें आती हैं, सरकारें कैसे गिरी, ईवीएम का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो आप सब देखते जा रहे हैं। तो जो टेस्टेड हथियार हैं, उनसे राहुल जी शनई शनई कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। और एक बात और, बहुत छोटी सी बात, आप लोग शायद सब मुझसे सहमत होंगे, हम 5 लोग इसमें हैं, प्राचा साहब चले गए, 6 लोग हैं, हम सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हम सब बहुत प्रसन्नता से अपनी असहमतियां व्यक्त कर रहे हैं, किसी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, और हम सब संविधान में और सेकुलर में और भाईचारे में यकीन करने वाले बात है। तो जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें असहमतियां होती हैं। तो कांग्रेस चूंकि एक सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, वो आप सबको तो वो कहा जाएगा कांग्रेस समर्थक पत्रकार हैं, लेकिन आप लोग कांग्रेस की आलोचना भी कर सकते हैं। तो ट्रू डेमोक्रेसी में डिफरेंट वॉइसेस सुनाई देंगे। वहां क्या आप सब विचारक हैं, वहां प्रचारक होते हैं कि ऊपर से उनने एक बात पढ़ाई और नीचे सारे सियार हुआ 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 कहने लगे। सिंह अपने मन से दहाड़ता है, सियार एक साथ हुआ हुआ कर सकते हैं। तो अभी वही स्थिति कांग्रेस में, या जो भी सेकुलर लोग हैं वो हमेशा मतभिन्नताओं के साथ जाएंगे। और ये तो आज की बात नहीं है, गोखले साहब के जमाने में, तिलक साहब के जमाने में, महात्मा गांधी के जमाने में, सरदार पटेल के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, और अब राजीव जी लगा लो, सोनिया जी लगा लो, नरसिम्हा राव जी लगा लो, और अब राहुल जी हैं, खड़गे साहब। तो पढ़े लिखों में असहमतियां होती हैं, और इन असहमतियों को बनाए रखना ही डेमोक्रेसी है। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में हम उनके जैसे बन गए, तो जो महात्मा गांधी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, तो आंख के बदले आंख का न्याय नहीं हो सकता। और आपने बहुत सही कहा, मैं अरुण जी की बात से सहमत हूं कि अदालतें मिल गई हैं, जो संस्थान थे वो मिल चुके हैं, और विपक्ष को किस तरह से कुचला जाए वो शामिल हो चुका है, पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रेसी खरीद लिया गया है, बिजनेसमैन को शामिल कर दिया गया, बड़ा चक्र रच दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को अभी भी नहीं खरीदा जा सका है। उसकी आत्मा में कोई ऐसी चीज है कि बड़े बड़े बाहर से आक्रांता आए, वो भी उसके मन को नहीं पलट पाए, उसकी तासीर को नहीं पलट पाए, उसने उन्हें अपना जैसा बना लिया। तो जो सनातन की बात भले ही भाजपा करती हो, लेकिन जो सनातन की परंपरा है, हिंदुस्तान की रवायत है, जो हिंदुस्तानियत है और जो इंसानियत है और जो वही संविधान है, उस पर कांग्रेस चल रही है। और जहां जो लड़ाइयां करनी है, कई बार होता है क्या कि गाल बजाने की भाजपा में बहुत जबरदस्त प्रवृत्ति है और कांग्रेस में इसका लगभग अभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौकों पे काम नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में सारी इनने लगाई, लेकिन वोट बराबर आया। अब आप महाराष्ट्र का स्वयं देखने वाले हैं कि चुनाव कैसे लूटा गया। उसके पहले मध्य प्रदेश हुआ, और उत्तर प्रदेश का भी जो पुराना चुनाव था उसमें भी हम सबने देखा है ग्राउंड पे क्या हुआ, कैसे बदला गया। अभी पीयूष भाई नौ उपचुनाव में तो वो चीज देखी जो मतलब बिल्कुल तो अब आखिरी आर पार की लड़ाई होने वाली है, और उस सब में हम सबको इसी तरह क्रिटिकल होके, हम तो कहते हैं खूब आलोचना होनी चाहिए कांग्रेस की भी, और हम सुने उससे हम सुधारें अपने आप को। और लेकिन आर पार की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस के हित की नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम की है और डेमोक्रेसी की है। 5000 साल की जो राज सत्ताएं चलती थी वो गई, फिर 200 साल की ब्रिटिश गुलामी गई, 60 साल से 70 साल से लोकतंत्र है, उस पर हमला है। हम सबकी लड़ाई है, उसमें हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल। मेरा पीयूष से एक सवाल है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी एक प्लेटफॉर्म हैं? उनको व्यक्ति के तौर पर आप बराबर मानते हैं? कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और कहाँ नरेंद्र मोदी? भाई उन्होंने, अगर वो चाहते तो गिरधर गोमांग का वोट खरीद लेते, लेकिन नहीं खरीदा था, और ये इन्हें नहीं चाहिए होते तब भी खरीद के भर लेते हैं। तो अंतर है, व्यक्ति व्यक्ति का अंतर है, हालात बदलते हैं। और जो स्वामी जी कह रहे हैं अंग्रेज आए थे उन्हें लौटना था, ये जो आए हैं ना, इनका इतिहास वही है, सिवाय गद्दारी के इन्होंने कुछ नहीं किया। सामने आके लड़े वो दुश्मन अच्छा होता है। ये धोखेबाज और निम्न स्तर के लोग हैं कि इनको बगैर मारे ये नहीं मानने वाले हैं।
बिना लटके ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बिल्कुल। अखिल सर कुछ कहिएगा आप, मैं आपको अवसर जरूर, आपकी कोई टिप्पणी हो तो करूंगा, फिर मैं आ जा सकते हैं। आज 2-5 मिनट ज्यादा हो जाए। अच्छी एक डिबेट है, सुंदर डिबेट है। और जो अभी पीयूष भाई कह रहे थे, मैं पीयूष भाई से कहता हूँ कि जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार थी, हम उस समय बीजेपी पोषित पल्लवित पत्रकार कहलाते थे। हमको कहा जाता था कि है। आज हमें वही लोग कहते हैं कि कांग्रेस के बिके हुए लगे होता है। आगे जो सरकार आएगी, कल बसपा आएगी, तो हमें उसका कहा जाएगा, हम उसके, हम इस तरह की बातें हमेशा करते थे, करते और करते रहे। सवाल पूछेंगे, हम सबसे सवाल पूछेंगे, हमारा काम है। अंतिम टिप्पणी लूंगा अजय शुक्ला जी से, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी डिबेट है, तो अगर आप चाहें तो आप करिएगा। भाई देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अरविंद जी जो है इतने क्रांतिकारी विचार के हैं, तो अगर कांग्रेसी ये नहीं कर रहे, राहुल गांधी ये नहीं कर रहे, तो अरुण जी ये शुरू क्यों नहीं कर देते? बंदूकें और तलवार निकालिए, लाठियां निकालिए और लड़ जाइए। जो हमें करना है कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, मैं नहीं निकलूंगा। और मैं लोगों से भी कहूंगा, देखिए इस देश में जीतेंगे हम गांधीवाद से ही, और गांधी के ही रास्ते से जीतेंगे, और जीत के दिखाएंगे। आप ये नोट कर लीजिए अरुण जी, कितना भी दुख राष्ट्र आ जाए सामने, हम जीतेंगे और गांधी के ही रास्ते से जीतेंगे। अरे आज पूरे विश्व के अंदर जो थू-थू हो रही है, वो क्या राहुल गांधी और इसमें स्टालिन या हुड्डा जी करा रहे हैं? ये वहां के कोर्ट्स इंडिक्ट कर रहे हैं, कोर्ट्स के पास प्रूफ्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रूफ्स हैं। आप अंडरस्टिमेट कर रहे हैं आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुपया की क्या स्थिति है, डॉलर की। आज देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं, हर जगह बंदूक और तलवारें काम नहीं आती हैं, भगवान भी न्याय करता है। अभी शिशुपाल के 90 पाप हुए हैं, 100 पाप का वेट कीजिए, केवल 1 पाप बाकी है। चलिए मानता हूं, लेकिन सर आपने मेरा टाइम एक्सेस है, मेरा टाइम मुझे पैनल से, लेकिन मैं अजय सर की टिप्पणी, आपकी अध्यक्षीय टिप्पणी कह लीजिए, पूरी डिबेट पे आपने एक अच्छी और शानदार डिबेट है, आप एक मास्टर टिप्पणी करके हम इसको समाप्त करेंगे। अजय सर देखिए, मैं पहले तो इसमें एक चीज, चूंकि जो लोग मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं या ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये पढ़ी भी होगी। मैंने जो है अप्रैल के महीने में बड़ी लंबी मीटिंग हुई, जिसमें अखिल जी और हम लोग साथी थे, और राहुल जी के साथ करीब 2.25 घंटे हम लोग बैठे, और चंद लोग थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, और बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही। मेरी उनसे ये चौथी मुलाकात थी, और हर मुलाकात में मैं उनमें एक अलग चीज देखता पाया। मैंने उसके बाद राहुल मैं नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहूं, समानता की बात कहूं, उस आदमी के वर्ड्स कभी नहीं बदले। मैंने जो इंटरव्यू 22 अक्टूबर 2008 को उनका लिखा था, वो आज भी उन्हीं बातों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब एक भी चेंज नहीं है। जब उनकी सरकार थी तब भी उसी चीज को लेके लड़ रहे थे, आज सरकार नहीं है तब भी लड़ रहे हैं। इसको मैं कई बार इंटरव्यू दिखा चुका हूं इसमें, तो आपको पता है। बहरहाल चूंकि समय कम है, इसलिए उसे मैंने उनके लिए जो शब्द लिखा फेसबुक और उस पर, कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें हमें संत भी दिखता है और जननायक भी, जो स्टेट्समैन भी है और नेहरू गांधी दोनों के विचारों का श्रेष्ठतम मिश्रण भी, जो विद्वत्ता में निजी तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक किसी भी नेता से अधिक है, जिसको घर परिवार समाज राज्य क्षेत्र देश का ही नहीं वैश्विक जगत का भरपूर ज्ञान है, और इसके बाद में पार्टी की अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान है, मजबूरियों का भी ज्ञान है। और मैं आपको बताऊं उस शख्स को, वो शख्स आपके साथ किचन पे भी बात कर लेता है कि आपके किचन की स्थिति क्या है, क्या बजट है, और वो उसी समय लौट के संघाई भी पहुंच जाता है और बर्मिंघम की भी बात कर लेता है। ये एक अद्भुत सी स्थिति है उस शख्स में। चलिए इसको अब छोड़ दीजिए, ये मैंने उनके उस गुण की बात कही। मैं और अखिल भैया, अखिल जी तो बिल्कुल गले दोनों लोग लगे, और मैं तो उस स्थिति में राहुल जी ने मुझसे एक चीज कही, पूछी अखिल जी सामने
कि अजय मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए आपके लिए क्या करना है। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार सब आपके लिए कुर्बान है। और इसका उदाहरण देता हूं, 6 लाख रुपए महीने की नौकरी थी, 1 मिनट नहीं लगाया, लात मारी, नौकरी छोड़ दी। 1 मिनट नहीं लगाया, सरकारी बंगला छोड़ दिया। 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने अपने तमाम उन चीजों को छोड़ दिया और आज बैठा हुआ हूं। नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करता है किसी भी, मैं तो दोस्त रहा हूं उसका, बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई व्यक्ति सच बोले। वो आपको आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से तोड़ता है, लेकिन फिर भी लड़ने का दम होना चाहिए। और लड़ रहा हूं, सच के साथ लड़ रहा हूं, इतना कह रहा हूं। अब आता हूं राहुल गांधी पे। संक्षिप्त सर। उन दिनों 2020 की बात है, कोविड के समय था। एक एप्लीकेशन सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में ही दी थी कि राहुल गांधी जो है ब्रिटिश नागरिक, और उस पर वो हो रही थी। इत्तेफाक से दिल्ली के उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस थे सत्यगोपाल। तो उस समय आम लोगों का तो निकलना बंद था। तो मैं ऑफिस से निकला ओखला से, इंडिया न्यूज का उन दिनों में एडिटर इन चीफ था, निकला और निकल के आया तो सत्यगोपाल, मैं और अजय भल्ला तीनों लोग बैठे थे, राहुल गांधी की फाइल रखी हुई थी। मैंने फाइल देखी तो मैंने कहा क्या है इसमें, तो उन्होंने मेरे आगे कर दी। मैंने उसको देखा, मैं नाम कोट कर रहा हूं, आप ये समझिए। और देखने के बाद मैंने कहा तब, तो उन्होंने कहा सब पता करा लिया, इतना प्रेशर है, उन्होंने बताया इतना प्रेशर है ऊपर से, सबसे, कहां से हम बताओ उन्हें ब्रिटिश नागरिक बना दे। सारी ताकत तो लगा दी, फिर भी कह रहे हैं कुछ निकालो, कुछ करो, ऐसा करो कि वो फंसे। तो अब आप सोचिए, मैं ये आपको 2020 में मार्च महीने की बात बता रहा हूं, शायद 27-28 मार्च थी। तो इससे, और आप, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कह रहा हूं कि इन चीजों को जब आप देखेंगे तो तब से ये साजिशें 5 साल में मोदी ये नहीं निकाल पाए। आप सोचिए 11 साल होने आ रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं निकाल पाए हैं। जिसमें कुछ, राहुल गांधी को सजा किसमें सुनवाई कि मोदी के सरनेम पर उन्होंने। अब आप सोचिए, करप्शन पे कहीं कुछ नहीं कर पाए, कहीं गड़बड़ी पे नहीं। तो साहब ये सिर्फ भ्रमित करने का माध्यम है, जिससे आप अडानी पे चर्चा मत करो, उनकी चोरी पे चर्चा मत करो। आप जो सांप्रदायिक तरीके से जिस तरह सरकार चल रही है उस पर चर्चा मत करो। आप इन्हीं में फंसे रहो और ये उसका लाभ लेते रहे। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। है, और मैं जो भी कह रहे थे पीयूष भाई, मैंने खुद ने उसको अनुभव किया, थोड़ा टाइम ज्यादा, लेकिन मैं उसको जरूर सबब वही करना चाहूंगा कि हम गए थे, एक मनमोहन सिंह जी साहब से मुलाकात हमारी थी मध्य प्रदेश के, हम 2 करस्पॉन्डेंट थे मध्य प्रदेश से गए, और हमने उनसे मैंने सवाल पूछा था कि सर, राजीव गांधी जी कहते थे रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, आप 2004 से हैं और अब क्या स्थिति है। तो उन्होंने बड़े बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के कह दिया था कि आज भी वही स्थिति है। हमने उसको हेडलाइन बनाया था, हमारे अखबारों में था, दैनिक भास्कर था, गणेश साकर, और मैं था राज एक्सप्रेस, मैंने हेडलाइन बनाया था। तो ये बेबाकी है, ये खूबसूरती है, इतनी सच्चाई की बात करने वाले कांग्रेस में लोग हैं अभी, जो पीयूष भाई कहते हैं, हमने देखा था। बहरहाल बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत सार्थक चर्चा के लिए अखिल सर आपका, अजय सर आपका, अरुण जी, पीयूष भाई और हमारे साथ जुड़े हुए थे प्राचा साहब, सभी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ये थी हमारी आज की चर्चा, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इतनी शानदार चर्चा चल रही थी और इस समय इतने सारे दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लाइव लोग देख रहे हैं और अच्छी लग रही थी, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। साथ साथ अनुरोध हमारा जो आखिर में होता है यही होगा कि चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणियां जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये चर्चा, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए, नहीं दबाया है तो प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।